नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे घुसपैठियों से खतरे की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने एक कार्यक्रम में अवैध घुसपैठियों का मुद्दा और उससे संबंधित खतरों का उल्लेख करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि घुसपैठियों से हमारे अस्तित्व का खतरा है, हमारी सुरक्षा को खतरा है। यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर खतरा है। इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए सख्त और निर्णायक कदम उठाने होंगे। अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार टिप्पणी कर चुका है और देश के गृह मंत्रालय ने भी कई बार इस मुद्दे पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। कई राज्यों में पुलिस ने कार्रवाई भी की है। बात चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की हो या रोहिंग्या की, मामला देश की सुरक्षा और एकता अखंडता से जुड़ा है। इसलिए यह मुद्दा आपका है, मुद्दा देश का है। इसलिए आज हम बात इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रोफेसर एस.के. सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं सर्वेक्षण अनुसंधान विभाग IIPS संस्था से। और साथ ही हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता देश रतन निगम जी से। आप दोनों का स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत चर्चा की करें उससे पहले आइए सुनते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अवैध घुसपैठ को लेकर और उससे जो खतरे हैं उसको लेकर क्या कुछ कहा। Illegal migrants in millions, making it no less than demographic invasion. Doctor conversions are alarmingly worrisome. Youth of the country has also to change the mindset, reflect that mindset through social media, so that a national temper is generated. We overcome these challenges that have the potential to upset our civilizational ascents and can be highly challenging for our democratic values. Boys and girls, let me tell you, some challenges do not creep in silently. They stare us in the face. Imagine when sanctity of our borders is breached by unchecked illegal migrants. It is not a question of law and order. It's a question of our survival. It's a question of national integrity. These people make huge demand on our national resources. They take work from our hands and make our national security, sovereignty vulnerable. Always be aware of such disaster challenges when demographic balances are manipulated, not by organic evolution, but by sinister orchestrated design. Then, friends, it is no longer a question of migration. It is a question of demographic invasion. Bharat has suffered it. Can you imagine? Official data. And I say it's much more now. Over 20 million illegal migrants in this country. Can we suffer them? We need people in this country who are committed to our civilization, who believe in Bharatiyata, who believe in our nationalism, who are prepared to lay down their lives for the nation. How can we have such kind of people living in the country? We must deal with it very urgently. जाहिर तौर पर आपने सुना कि जगदीप धनखड़ जी ने किस तरह से अवैध घुसपैठियों का जो मुद्दा है उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा बताया है। इस मुद्दे पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इसके विभिन्न पहलुओं से। और शुरुआत देश रतन निगम जी मैं आपसे करूंगा। मुद्दा बहुत गंभीर है, देश की एकता और अखंडता से जुड़ा है और उपराष्ट्रपति जी ने कई महत्वपूर्ण बातें अपने संबोधन में कही हैं। अवैध घुसपैठियों का जो मुद्दा है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए मनोज जी, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और
उसको लेके हमें सबको सजग रहना है। और माननीय उपराष्ट्रपति ने बहुत ही सटीक बात कही है और 100% सच है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, एकता संप्रभुता को खतरा है हमारे, और हमारे भौगोलिक क्षेत्रों को जिसमें बदलाव करने की कोशिश की जा रही है उसको खतरा है। हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगों का खतरा है। हमारे यहाँ अपराध में ये लिप्त पाए जाते हैं घुसपैठिए, और यहाँ तक कि बलात्कार हत्याओं में भी इनको लिप्त पाया गया है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है और इसको बहुत ही सीरियसली इसको हम सबको हैंडल करना पड़ेगा। और अगर देखें जी तो किसी समय अगर हम सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर देखते हैं अधिवक्ता होने के नाते, जी हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला एक्ट था जो सिटीजनशिप एक्ट था 1955 का, फिर हमारे यहाँ फॉरेनर्स एक्ट 1946 बना, और इन दोनों के तहत बताया जाता है कि सिटीजन कौन है, नागरिक कौन है हमारे, और कौन विदेशी है। जी और उनमें ही प्रावधान है अगर कोई घुसपैठिया पकड़ा जाता है तो उनको नजरबंद करके उनको डिपोर्ट कर दिया जाए, भेज दिया जाए, बेदखल कर दिया जाए भारत से। इसमें एक बहुत बड़ी मुश्किल आती थी। उस मुश्किल में क्या था कि एक एक्ट हुआ करता था, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन ऑफ ट्राइब्यूनल एक्ट 1983, जी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया। वो सबसे बड़ी बाधा बनती थी इन घुसपैठियों को बाहर फेंकने के लिए। कारण क्या था कि ये राज्य को साबित करना होता था कि वो व्यक्ति घुसपैठिया है कि नहीं। जी उसके निरस्त होने के बाद अब ये जो कानूनी व्यवस्था है, अब उसमें जो घुसपैठिया है उसको साबित करना पड़ेगा कि वो नागरिक यहाँ का है कि नहीं। तो जो ओनस था वो शिफ्ट हो गया राज्य सरकार से उस व्यक्ति पे जो कि घुसपैठिया है उसे साबित करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया। इसके साथ में आप अगर देखेंगे तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 219 आया, जी जिसके तहत आपको मालूम है कि उन्हीं 3 देशों से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और एक और जो देश है, उसमें से जो 5-6 धर्म के लोग हैं उसमें मुसलमान शामिल नहीं थे, क्योंकि वो मुस्लिम राष्ट्र थे जहां से वो भाग के आते थे, प्रताड़ित होते थे। ये सारी चीजें की गई। तो अगर आपने ये भी देखा शाहीन बाग में जो इसका विरोध हुआ, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बांग्लादेश वगैरह से आए हुए यहाँ बसे हुए थे, जी और वो जमीनों पे कब्जा करते हैं। और खतरा किस तरह से है, ये आपके जो धार्मिक क्षेत्र हैं या शहर हैं उनको धीमे धीमे से घेर रहे हैं, उनके आसपास अपनी बस्तियां बना रहे हैं, और इनमें इन लोगों को बसाया जाता है जानबूझ के। चाहे वो ज्वाला देवी का मंदिर हो कांगड़ा में, या आपके हरिद्वार की जनसांख्यिकी संतुलन बिगड़ चुका है, 40% वहां पर इस तरह लोग आ चुके हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें इसको बहुत ही संवेदनशील तरीके से और सीरियसली इसको लेना पड़ेगा, और कानून व्यवस्था के हिसाब से भी, चाहे, और बहुत सारे अपराध में ये लोग लिप्त पाए जाते हैं और हमारे संसाधनों पे कब्जा करते हैं और उसको खा जाते हैं। जो हमारे भारतीयों को मिलने चाहिए वो संसाधन, चाहे वो अनाज हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे और भी चीजें हों, तो ये वो गैर कानूनी तरीके से इनके पास पहुंच जाते हैं, और उनको रोकने का कार्यक्रम चल रहा है। आप देखें आजकल आपको खबरें भी मिल रही होंगी कि जो झुग्गी झोपड़ियां जहां पर इन्होंने रेलवे लाइन के आसपास, दिल्ली के आसपास या यूपी में शहरों में या और भी जगह कब्जा कर लिया हुआ है। जी और रोहिंग्या वगैरह भी आके जो बंगाल से आते हैं, मालदा में इनके गैर कानूनी तरीके से राशन कार्ड बन जाते हैं, फिर वहां कहीं आधार बन जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत दिक्कत हैं, और इसमें देखिए भारत अपनी मन मर्जी से अपने कानून बना सकता है, क्योंकि इसमें जो घुसपैठिए हैं, भारत ने यूएन का जो 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन है उस पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जी तो वो बंधा हुआ नहीं है। तो जी इसलिए भारत अपने तरीके से अपने कानूनों द्वारा इनको यहाँ से इनको चिन्हित करके और इनको बेदखल कर सकता जी है। बिल्कुल देश रत्न निगम जी, इसके कई और भी पहलू हैं, क्योंकि मुद्दा अवैध घुसपैठ का है, शरणार्थी का भी एक मुद्दा है, लेकिन अवैध घुसपैठ और शरणार्थी में क्या अंतर है ये भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन डॉक्टर एसके सिंह साहब, जब हम बात अवैध घुसपैठियों की कर रहे हैं, खासतौर से बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार से आपराधिक रिकॉर्ड देश के अलग अलग राज्यों में उभर कर सामने आया है, वो अपने में एक गंभीर मुद्दा है। देश के उपराष्ट्रपति जी ने, जगदीप धनखड़ जी ने इस मुद्दे को उठाया है कि किस प्रकार से संसाधन जो देश के नागरिकों के काम आने चाहिए, ये अवैध घुसपैठिए उस पर भी एक तरह से कब्जा कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? थैंक यू मनोज जी। मैं इस चीजों को 4 डिफरेंट डायमेंशंस में देख रहा हूं। निगम साहब ने अभी लीगल इश्यूज की बात किया। महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने बहुत ही सही बात कहा। सबसे पहला डायमेंशन है नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल राष्ट्र के लिए
ऐसे अवैध घुसपैठिए निश्चित रूप से एक खतरा के इशू हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज क्राइम की बात हो, स्मगलिंग के इंसिडेंसेस के रूप में हो, या सो कॉल्ड आप सुने होंगे महानगरों में स्लीपर सेल चल रहे हैं जी तो वैसी सिचुएशन, उस तरीके के जो स्लीपर सेल हैं या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, स्मगलिंग्स हैं, उनमें इनकी संख्या बहुत ज्यादा लिप्त है। एक डायमेंशन हुआ। लेकिन अगर मैं इसी चीज को ये नेशनल सिक्योरिटी एंड पॉलिटिक्स, ये दोनों को आप अलग करके नहीं देख सकते। जी अगर मैं ये पॉलिटिकल डायमेंशंस को देख रहा हूं तो उसमें सबसे दिक्कत ये लग रही है कि पॉलिसी पोलराइजेशन की इशू आ रही है। पॉलिसी पोलराइजेशन की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि जब भी सीए अमेंडमेंट 2019 को याद रखें या अगर देखें हमारा एनआरसी की देखें, तो वैसी सिचुएशन में जो ज्यादातर गवर्नमेंट के विरोध हुए थे वो 9 या 10 इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे हुए थे। जी मैं एज ए एकेडमिशियन, एज ए रिसर्चर, हमने इसको चिन्हित करके रखा है। ऐसे हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट आसाम में हैं, जो कि धुबरी, करीमगंज, गोलपाड़ा। हमें अंदाज है कि चूंकि हम स्पेसिफिक प्लेस का नाम नहीं ले रहा हूं, तो देयर इज नथिंग अनएथिकल हियर। वेस्ट बंगाल में हमारे 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, जहां की मुर्शिदाबाद, जो मीडिया में हाईलाइट हुआ है रिसेंट भी, मालदा, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ 24 परगना एंड नॉर्थ 24 परगना, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसके अलावा 3 हमारे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो झारखंड में भी हैं, चाहे वो पाकुड़ा हो, साहेबगंज हो या गोड्डा हो। ये हमारे 10 ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं जहां पर सीए 2019 एक्ट का, एनआरसी का विरोध का पैमाना बड़ा ही अलग किस्म का था। इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली माननीय राष्ट्रपति महोदय ने 20 करोड़ की बात, 20 मिलियन की बात किया था जी। कई ऐसे रिटर्न एविडेंस हैं, अराउंड 35 मिलियन अपनी कंट्री में लोग इस तरह के घुसपैठिए आ करके और यहां से लीगल डॉक्यूमेंट, हमारी वीकनेस का फायदा उठाते हुए लीगल डॉक्यूमेंट उन्होंने ये कर लिया है। उसके चलते वोटिंग पैटर्न अफेक्टेड हो रहा है। उसके चलते लोकल, स्टेट लेवल पॉलिटिक्स एंड नेशनल लेवल पॉलिटिक्स, तीनों में जो वोटिंग पैटर्न शिफ्ट हो रहा है, नॉट अक्रॉस द कंट्री बट डेफिनेटली जो ऐसे बाहुल्य एरिया हैं, हमने 10 प्लेसेस का नाम तो आपको क्लियरली बता दिया, वो लोकसभा में भी, विधानसभा में, लोकल इलेक्शन में भी वो प्रभावित कर रहे हैं। पॉलिसी पोलराइजेशन हमारे लिए सबसे बड़ा, इवन आतंकवाद से भी बड़ा खतरा है पॉलिसी पोलराइजेशन। अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ग्रुप, कोई विशेष अपने लोगों को नेटवर्किंग करके अगर गवर्नमेंट पॉलिसी का इस लेवल पे अगर कोई विरोध करे, जो अभी थोड़े दिन पहले मुर्शिदाबाद में हुआ था, कोई इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता। दैट्स द नॉट वे ऑफ लॉ, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। उसके चलते हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली सेंटर स्टेट के बीच में कुछ तनाव भी, लैक ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप भी देखने को मिला है। लेकिन उसके पीछे अगर देखा जाए तो ये लोग हैं, घुसपैठिए हैं, जो अवैध प्रवासी, जो लीगल डॉक्यूमेंट ले। तीसरा इंपॉर्टेंट डायमेंशन मनोज जी हमारा है आइडेंटिटी क्राइसिस। अगर धुबरी, गोलपाड़ा एंड करीमगंज, असम के 3 डिस्ट्रिक्ट्स को देखें, वहां की पॉपुलेशन जो लोकल है वो माइनॉरिटी में हो गए हैं। उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस की प्रॉब्लम आ रही है। उसके चलते सोशल फैब्रिक डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसके चलते सोशल टेंशन बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को देखा जाए, हम वहां भी लूज कर रहे हैं इनके चलते जी। एक तो हमारा है कि जो वेलफेयर रिसोर्सेज हैं उन पे इनका कब्जा, जो माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। लेकिन जो हमारा लेबर मार्केट डिस्टरप्शन भी हो रहा है, लेबर मार्केट डिस्टरप्शन एक बड़ा मुद्दा है। कैसे हो रहा है, दैट विल बी टेकिंग सम मोर टाइम इन एक्सप्लेनिंग दैट। लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि इकोनॉमी हमारी अफेक्ट हो रही है, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी के ग्रोथ के चलते हमारा लेबर लॉ का वायलेशन हो रहा है, और वो इनकम, वो इकोनॉमी हमारे टैक्सेशन में नहीं आ पा रहा है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशन हैं नेशनल सिक्योरिटी के अलावा, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी नेशनल सिक्योरिटी को ही अफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से इस पे कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। एंड सर,
मुझे एक मौका मिला था अपने रिसर्च के दौरान, मैं जब रिसर्च कर रहा था क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन एंड HIV वनरेबिलिटी, तो जी साउथ एशिया के सारे कंट्रीज में विजिट करने के दौरान बांग्लादेश के 4 डिस्ट्रिक्ट में मैं पर्सनली विजिट किया था। और जो ट्रांजिट पॉइंट है बेनापोल, पंडरापोल, जहां से कि ये घुसपैठिए आ रहे हैं, वो पूरा एक नेटवर्क अनफॉर्चुनेटली बन गया है। उस नेटवर्क को ब्रेक करने की जरूरत। जी बिल्कुल। थैंक यू। बिल्कुल डॉक्टर एस के सिंह साहब, आपने कई महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ जो ध्यान आकृष्ट किया है वो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बात जब अवैध घुसपैठियों की जाती है तो सब मुद्दा देश की राजनीति का भी है, आर्थिक परिस्थितियों का भी है, स्थितियों का भी है, और सामाजिक जो नीतियां हैं जो सरकार के द्वारा समाज को लेकर बनाई जाती हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। और तो और हमने सीएए के दौरान देखा, कानून के दौरान, किस प्रकार अवैध घुसपैठियों की ओर से देश के कानूनों का भी विरोध किया जाने लगा, सड़कों पर उतरकर। देश के कानून को चुनौती, देश की सुरक्षा को चुनौती, देश की एकता को चुनौती, ये ऐसे मुद्दे हैं जो अवैध घुसपैठ के चलते देश के सामने हैं और जिनका उल्लेख उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपने संबोधन के दौरान किया। लेकिन देश रतन निगम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरफ इशारा डॉक्टर एस के सिंह जी ने किया, कई राज्य हैं, खासतौर से आसाम की बात मैं करूं या बांग्लादेश, अपने पश्चिम बंगाल की बात मैं करूं, उससे लगते हुए और राज्यों की बात की जाए तो तेजी के साथ डेमोग्राफी जो है वो बदली है, जनसंख्या का संतुलन बदला है। इसको आप कैसे देखते हैं? कितना गंभीर चुनौती है देश के लिए ये? देखिए, बहुत ज्यादा ये चुनौती है। आप जम्मू में भी इनको बसाया गया पिछली सरकारों द्वारा, जो 2014 से पहले की सरकारें थी, रोहिंग्याओं को बसाया गया, जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा जो बॉर्डर के पास से बसाया गया, उससे हमें बहुत खतरा है। आप असम में देख लें, जैसे 3 जिलों का नाम बताया सिंह साहब ने, या आप मालदा का रीजन देख लें, उसके आसपास देख लें, ज्यादातर मालदा से लोग आते हैं, फिर अपने पत्र, प्रमाण पत्र नकली सारे बना लेते हैं। तो वो जनसंख्या के असंतुलन के कारण क्या होता है, जैसा लेबर मार्केट, तो उन जगह पर ये सस्तों में काम करना शुरू करते हैं, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, वो डिसरप्शन जरूर होता है। इसके अलावा जो संसाधन है उन पर भी कब्जा कर लेते हैं, सरकारी जगहों पर झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, जंगलों पे असम में कब्जा किया हुआ है, जिसको वहां की सरकार अब खाली करा रही है। धीमे धीमे इस पर काम चल रहा है, तो ये खतरा तो है। और यही लोग जासूसी करते हैं दूसरे देशों के बिहाफ पर, उनकी तरफ से करते हैं, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा देता है उनको जासूसी करके यहाँ की खबरें और सूचनाएं देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो देखा जाए, इनको हमारे देश से प्यार नहीं है, जबरदस्ती घुसे हैं यहाँ पर। इनको एक साजिश के तहत एक जनसंख्या के असंतुलन करने के लिए यहाँ पर रखा गया है। होता क्या है कि ये आपने देखा होगा, सुना होगा, गाय का मांस खाना शुरू कर देते हैं, वो फेंकना शुरू कर देते हैं आसपास, जिसके कारण से जो वहाँ के हिंदू हैं वो छोड़ के जगह जाने लगते हैं, या ईसाई हैं, जो और लोग भी हैं, जनजाति लोग हैं, वो लोग वो छोड़ के जाने लगते हैं, क्योंकि वो उनका आदर सम्मान करते हैं, और वहाँ की उनकी जो रीति रिवाज है, ये जो घुसपैठी है उसका आदर सम्मान नहीं करते हैं। सीधे साधे लोग जो रहते हैं उनको ये तंग करते हैं। तो खतरा तो है, इनसे निपटना पड़ेगा, और कानून व्यवस्था के तहत सख्ती से निपटना पड़ेगा। और जी जनसंख्या का संतुलन आपने देखा है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, मेघालय में भी घुसपैठ अच्छी खासी शुरू हो गई है। जी तो ये जो सारी जगह है, इनसे निपटना पड़ेगा, और कानून व्यवस्था है इसको बहुत संजीदगी से लेके और एकदम सत्यता से सभी अधिकारियों को, उसमें जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको भी पकड़ना पड़ेगा, जो बॉर्डर पर पैसा लेके इधर घुसेड़ देते हैं लोगों को, घुसपैठियों को, उनसे बुरी तरह, अच्छी तरह जिसको कहते हैं, निपटना पड़ेगा। और इसको छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि भारत में देखिए, भारत 2047 तक अपने आप को विकसित बनाना चाहता है। अगर विकसित होना है तो हमारे संसाधन जो हमारे भारतीयों को मिलने चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे हमारा अनाज हो, चाहे हमारी जमीन हो, वो भारतीयों के लिए हो। अगर ये उस पर कब्जा कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो उद्देश्य है 2047 तक उस पे विकसित भारत को बनाने का, तो उसमें बहुत जबरदस्त ठेस लगती है, वो आपकी गति भी धीमी पड़ जाती है। जी तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए मैं समझता हूँ, जनसंख्या का असंतुलन हुआ, या आपराधिक मामलों में लिप्त हुआ, स्मगलिंग का, जैसे सिंह साहब ने बताया, तो ये सारी चीजें हैं, इन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अगर आपकी मजबूत होगी तो देश भी जल्दी विकसित करता है। और ये आतंकवादी गतिविधियों में भी लिप्त पाए गए हैं, ये उनके लिए कुरियर का काम करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं,
इनको मैं समझता हूं कि सरकार अपनी दृढ़ निश्चय से, और जो कर भी रही है, इनको बाहर करना पड़ेगा। और इसमें हम अपनी कानून व्यवस्था के तहत कर सकते हैं। इसमें भारत पे किसी तरह का कोई दबाव डालने की अगर कोशिश करता है विदेशी देश या कोई संगठन, तो वो मैं समझता हूँ हमारे अपने कानून जो है बहुत ही सक्षम है इस बात को डील करने के लिए। और हमारा पार्लियामेंट है, संसद है, सोवरन होने के नाते वो भी कानून, आगे भी अगर कोई जरूरत पड़ती है, कानून बनाए हैं उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें, जैसा ट्राइब्यूनल एक्ट था जी उसको भी लेकिन निरस्त किया। जी तो हाँ, बोलिए बोलिए। देखिए देश रत्न साहब, लेकिन कानून सरकार बनाए, सरकार ने कानून बनाए भी हैं। सरकार के गृह मंत्रालय ने, अमित शाह जी ने अलग अलग मंचों से इस बात को कहा भी है, दिशा निर्देश राज्यों की सरकार को भी दिए गए हैं। लेकिन कई बार राजनीति के चलते हमने देखा पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की राजनीति होती है, भाषा के नाम पर या मैं कहूं शरणार्थी का नाम भी कुछ लोग देते हैं, मानवाधिकारों की बात भी करते हैं और एक अप्रत्यक्ष रूप से घुसपैठियों का बचाव करते हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इस प्रकार का घालमेल कहीं ना कहीं कई मुद्दे खड़े करता है? देखिए, अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, अमित शाह जी के जिसके मंत्री हैं, अभी एक नया ऑर्डर दिया है कि 30 दिन की उनको समय सीमा दी है कि वेरीफाई किया जाए कि कौन इलीगल इमिग्रेंट है कि नहीं। तो एक नया कानून अच्छा, पहले कोई समय सीमा नहीं थी, 30 दिन में तय करना पड़ेगा, कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है उसका वेरिफिकेशन होगा। और दूसरा देखिए, हम इनको, क्योंकि हमने यूएन का रेफ्यूजी कन्वेंशन, शरणार्थी कन्वेंशन हमने साइन नहीं किया है, स्वाक्षरित नहीं है, तो हम इनको शरणार्थी नहीं मानते, हम इसे घुसपैठिया मानते हैं। घुसपैठियों के कोई मानव अधिकार नहीं होते। उनको अगर आप पकड़ेंगे तो उनको सिर्फ खाना वगैरह देके डिटेंशन सेंटर में रख के उन्हें बेदखल किया जा सकता है, उतना ही उनका अधिकार है। अगर उनको लगता है कि वो घुसपैठिए नहीं है, तो हमारी जो कोर्ट की व्यवस्था है वो उसमें जाएं, उसमें अपना पक्ष रखें, वहां से उनको, अगर कोर्ट को लगता है कि घुसपैठिए नहीं है, तो उनको वहां से रिलीफ मिल सकता है। तो उनको हम शरणार्थी नहीं मानते। उनके जितने भी लिमिटेड मानव अधिकार हैं वो उनको मिलते हैं, लेकिन हम कन्वेंशन के हिस्सेदार नहीं है। तो इसलिए हम, हमारे जो कानून है वो ऊपर है, और इसीलिए जो बहुत सारे कानून वगैरह बनाए गए, हाँ, इसको प्रैक्टिकल रूप से नीचे हमें देखना पड़ेगा कि इन कानूनों को सख्ती से लागू करना है। और यहाँ पे जो राजनीति, ममता बनर्जी की सरकार हुई या आपके और ज्यादा लोग हुए या कई ऐसे संगठन है जो कूद के, वामपंथी संगठन है जो कूद के सबसे पहले आ जाते हैं, उनको समझना चाहिए कि राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, भारतीय जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो भारतीय जनता का प्राकृतिक अधिकार है उसको हनन कर रहे हैं ये लोग। तो ये आपको, इन लोगों को समझना पड़ेगा, आप भारतीय पहले हैं, इसलिए भारतीयों के आपके जो अधिकार है उनकी सुरक्षा पहले करनी है और इनको देश से निकालना है। और उसके लिए सबको एक ही मंच पर आना पड़ेगा और एक साथ आवाज में, कानून व्यवस्था है हमारी, जो हमारी एजेंसीज हैं, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे हमारी सुरक्षा एजेंसीज हो, पुलिस एजेंसीज हो, इन पे, और जो अगर कोई लिप्त पाया जाता है इन सब चीजों में, उस कानून इनको बर्खास्त करने का, उनको भी बहुत ही सख्त सजा देने का कानून में कुछ बदलाव चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल सिंह साहब, और इसीलिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हुए खास तौर पर देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता पर जोर दिया। खास तौर से इस बात पर जोर दिया कि ऐसे तत्वों को देश से बाहर करना चाहिए क्योंकि यह मुद्दा देश की सुरक्षा का है। डॉक्टर एसके सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे का जो सामाजिक पहलू है, क्योंकि इसका असर समाज पे पड़ रहा है। समाज के लिए जो नीतियां सरकार बनाती है, लोगों के लिए जो जन कल्याणकारी नीतियां सरकार बनाती है, उसमें कहीं ना कहीं घुसपैठ होती है। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? जी, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर वेलफेयर मेजर्स को देखा जाए तो गवर्नमेंट ने एज एट मैरिज, मिनिमम एज एट मैरिज 18 ईयर्स रखा है। आज भी अगर कंट्री में जहां 47% से घट करके 23% आ गया, असम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल, ये 3 ऐसे स्टेट हैं जहां 40% से ऊपर लड़कियां, जो 20 to 24 ईयर्स की लड़कियां हैं, उन्होंने बताया है कि उनकी शादी के समय उम्र 18 ईयर्स से कम की थी। ये एक डायरेक्ट सोशल इंपैक्ट, और उससे महिलाओं का हेल्थ, डेमोग्राफिक सिचुएशन, ओवरऑल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे पैदा होने की संख्या, सब कुछ बदल जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये खतरा, जो राष्ट्रीय खतरा है, एक तरीके से डेमोग्राफिक इन्वेजन भी है, जनसांख्यिकीय आक्रमण भी है। उससे हमारी सोशल आइडेंटिटी प्रभावित होती है, सोशल फैब्रिक प्रभावित होती है, सामाजिक ताना बोना नुकसान होता है। और
तमाम तरह की चीजें, वायलेंस के अलावा नेशनल सिक्योरिटी के अलावा इंटायर सामाजिक समरसता का समाप्ति हो जाता है। इसलिए इसको किसी भी तरीके से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट जिस कानून को पास करे उस कानून को रोक लगाने के लिए अगर पॉलिसी पोलराइजेशन की स्थिति कोई ला दे, चाहे शाहीन बाग की बात हो या यहां मुर्शिदाबाद की इशू हो, ये दोनों इशू जो हैं, हमारे समझ से गवर्नमेंट को अच्छी तरह से पता है कि हमारे कंट्री में कौन कौन से हॉट स्पॉट्स हैं। हमने तो केवल 10 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बताया, लेकिन गवर्नमेंट के पास वो भी डेटा है। गवर्नमेंट में एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को बगैर पॉलिटिकल वोलेटिलिटी के, वोटिंग पैटर्न चेंज के, हम कैसे इन पर एक्शन लें और सम्मान के साथ उनको वापस भेजें। दूसरा कोई तरीका नहीं। जी बिल्कुल। देश रतन जी, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई थी श्रीलंका के एक नागरिक के मामले में, जिसने खुद को शरणार्थी कहते हुए अपने अधिकारों की बात की थी। मैं इसलिए ये मुद्दा उठा रहा हूं क्योंकि कुछ घुसपैठिए जो होते हैं वो प्रमाण इस तरह के बनवा लेते हैं, जाली प्रमाण, और उसके आधार पर अपने अधिकारों की बात करते हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं जब सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की टिप्पणी करता है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि जो कोई भी चाहे उठकर आकर यहां पर घुस आए और अपने अधिकारों की बात करने लगे? इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए मनोज जी, तिब्बत और श्रीलंका, तिब्बत के हालात कुछ ऐसे थे कि हमें वहां से शरणार्थी लेने पड़े जब वहां पर चाइना ने हड़पा तिब्बत को, उस पर सैनिक कार्रवाई करी, जिसके कारण वहां के लोगों को हम शरणार्थी मानते। और वैसे ही श्रीलंका में भी हुआ जब LTTE ने हिंदुओं पे अत्याचार करने शुरू किए, तो वहां से भी हमें बड़ी संख्या में शरणार्थी, और हम उनको शरणार्थी मानते हैं। लेकिन हर कोई व्यक्ति वहां से आए वो शरणार्थी हो, ऐसा नहीं है। उसको हमें देखना पड़ेगा कि कैसे करना पड़ता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपका कोई ये धर्मशाला नहीं है जो आ सके। हमारे कानून व्यवस्था है, उसके तहत अगर आप शरणार्थी माने जाएंगे तभी आपको मिलेगा। और श्रीलंका में अब वो हालात नहीं है जो तब हुआ करते थे, और वहाँ हिंदुओं को भी अब पूरी तरह से उनको अधिकार स्थापित कर दिए गए हैं। वहाँ इलेक्शंस में, चुनाव में हिस्सा लेते हैं, इलेक्ट होते हैं। तो वो अब वो हालात नहीं, इसलिए वहाँ पे अब वो वाले हालात नहीं जो LTTE के वक्त हुआ करते थे। दूसरा, इसमें कुछ और भी मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे हमारे भौगोलिक क्षेत्रों की बनावट को साजिशन बदलने की कोशिश की जा रही है। जैसे चिकन नेक की बात उठती है और वहां पर कब्जा करके कोशिश की जाती है कि उसको भारत से तोड़ने की कोशिश की जाए। दूसरा, हमारे जो शेड्यूल ट्राइब के कानून है, कुछ झारखंड वगैरह से आपने देखा होगा, वहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्यों को बसाया गया और वो वहाँ की लड़कियों से शादी कर देते हैं। ये जो लूप होल है वहाँ के कानून में, इसको हमें बदलना पड़ेगा, जिससे कारण वहाँ को उनको नागरिकता मिल जाती है और जमीन के अधिकार भी मिल जाते हैं। ये झारखंड में बहुत तेजी से हो रहा है। वहाँ पे जो जनसांख्यिकी असंतुलन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इस तरह के जो कानून हैं उनमें अगर कोई त्रुटियां हैं उनको दूर करना चाहिए। इसमें राज्य सरकार को भी समझना चाहिए। झारखंड की राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ नहीं दे रही है इस वक्त, जिसके कारण से ये दिक्कतें आ रही हैं। तो ये जो लूप होल्स हैं, ये जो त्रुटियां हैं हमारे कानून में, इनका भी जल्दी से जल्दी निवारण होना चाहिए। जी बिल्कुल देश रतन निगम जी, जाहिर तौर पर अवैध घुसपैठियों का मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, देश की एकता अखंडता से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए मुद्दा आपका है और ये मुद्दा देश का भी है। डॉक्टर SK सिंह साहब, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देश रतन निगम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।